Yes, taxation paper 100 marks, जिसमें इनकम टैक्स 50 मार्क्स का एंड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 50 मार्क्स का। इंटर के जो भी 6 पेपर है सबसे वास्ट यही है, और सबसे ज़्यादा पैसा जिंदगी में अगर आपको कमाना है, सबसे क्विक अमीर बनना है, तो यही सब्जेक्ट आपको बना देगा। तो इधर न तन मन लगा के पढ़ना है, धन तो अपने आप आ जाएगा, इसलिए मेहनत भी बहुत करना है। वन ऑफ द वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स तो चलिए आपके खून पे, बाकी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सबको प्यार हो जाता है। तो एक बार एग्जाम का पैटर्न वगैरह देख लेते। फिर सिंस हम लोग टैक्स में जीरो है, सो व्हाट इज टैक्स, टी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे 4 बेसिक्स क्लास मिलेगा आपको 4 डेज। उसके बाद आपको टैक्स का पूरा नॉलेज हो जाएगा। फिर हम लोग सिलेबस देखकर पढ़ाई शुरू करेंगे। फॉर द टाइम बिंग बोलते रहना, बोलने से याद होता है। तो टैक्सेशन 2 पार्ट में, आपको क्वेश्चन पेपर भी 2 पार्ट में मिलता है बेटा आपको, और 2 आंसर शीट भी रहता है, 2 कॉपी रहता है आंसर का, इनकम टैक्स का अलग और जीएसटी का अलग। सो 50 मार्क्स टैक्स का, इनकम टैक्स, और जैसे आपको पता ही है 30% एमसीक्यूज होता है, तो 50 का 30%, 15 नंबर एमसीक्यूज में आएंगे। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन प्लस 1, और फिर डिस्क्रिप्टिव में 70% दैट इज 35 मार्क्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है 15 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली रहता है पूरे सिलेबस को कवर करके, पूरा टैक्स को कवर करके ये बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पूरा टैक्स का सिलेबस ही आ जाता है। और फिर एनी 2 फ्रॉम रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। ये बात ध्यान देना, यहाँ भी एक ऑप्शन रहेगा आपको 1 2 3 4, 1 तो कंपलसरी करना है, 2 3 4 में एनी 2, यानी ऑप्शन आपके पास रहेगा। कोई चैप्टर से थोड़ा सा कम तैयारी हुआ तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वगैरह मिला के आप एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। सिमिलरली जीएसटी भी 50 मार्क्स का, 30% एमसीक्यूज 2 into 7 + 1, एंड यहाँ का फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है, पेपर एक ही रहता है, और वहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, एनी 2 फ्रॉम रिमेनिंग 3 2 into 10 मार्क्स। ये आपके एग्जाम के पैटर्न होंगे। आप इसके बाद हम लोग सिलेबस वगैरह कुछ देर बाद देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो टर्म दिखेगा आपने कभी सुना नहीं है, तो अभी सिलेबस नहीं दिखाऊंगा। तो ये पैटर्न आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आज इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स का बेसिक्स। तो इनकम टैक्स 50 मार्क्स का सिलेबस कवर करेगा। पहले ये इंस्टीट्यूट 75 मार्क्स देता था, सिलेबस इससे भी छोटा था। अब इंस्टीट्यूट ने आपसे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लिया, सिलेबस बड़ा भी कर दिया और मार्क्स कम कर दिया, यानी आपका पढ़ना उससे ज़्यादा है और मार्क्स उससे कम है। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट है उसको अभी से डे 1 से मेरे साथ क्लास में याद करने से ना बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे अभी पढ़ ले बाद में रिवीजन करे, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं इस बात को ध्यान दूंगा, टैक्स के आपके इनकम टैक्स के कम से कम 3 बुक्स, जीएसटी के 3 बुक्स, अभी तो इनकम टैक्स का बात करूं पूरा मैं याद कराऊंगा और सब कुछ आपके कॉपी में लिखाऊंगा, और आपको बस मेरे साथ देना है, बोलते रहना है, बोलते बोलते याद कर लेना है। और इनकम टैक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको घर में नहीं पढ़ना है। एडवांस अकाउंट्स में तो सम्स बहुत रहता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कॉस्टिंग एफएम में, टैक्स में आपको घर में सेल्फ स्टडी जीरो, बस जो मैं पढ़ाऊंगा उसी को देख लेना। सम्स भी बहुत कम होता है, प्रोविजंस याद करना होता है जो मैं क्लास में याद करा के रटाऊंगा आप लोगों को। सो आप लोग एकदम प्ले ग्रुप की तरह बन जाना। याद है जब बच्चे थे, मैम कुछ फोटो दिखा देती थी फ्रूट्स का तो चिल्लाने लगते थे ये वो वगैरह, और घर में जाके बोलते थे पता है सबसे पहले फ्रूट्स का नाम हम बताया, कलर का नाम। याद है उस समय कितना खुशी मिलता था तुम लोग को? सेम बचपना मेरे को टैक्स में चाहिए। एडवांस अकाउंट्स में मैच्योरिटी चाहिए, टैक्स में एकदम एकदम जो किडिस नेचर जो बच्चा लोग होते हैं ना, किडजी बच्चे लोग, वैसे बिहेव करना।
आओ माओ पचर पचर करते रहना और खूब बोलना, खूब खुशी होना, कुछ भी आंसर बोल दिया ना खुशी हो जाना, उछल कूद करना, भाई बेंच उच मत तोड़ देना, ठीक है, हेल्दी पर्सन को बोल रहे हैं, ठीक है। सो चलो, सो आप लोग को ये समझ में आ गया एक बार, तो अपने कॉपी में फर्स्ट में ये लिखेंगे, बुक का कोई जरूरत नहीं है क्लास में। यस, अपने इस 50 मार्क्स का तैयारी करेंगे, बड़े आगे। डन एवरीवन। सो ये टैक्स में सर कितना मार्क्स मिलना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट करेंगे? बेटा टैक्स थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर होता है और ये नया सब्जेक्ट है। ऐसे ट्रेंड का बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 1 का बात करें, उनको भी नॉर्मली 80s में ही मिलता है। ऑल इंडिया टॉपर्स जिनको एडवांस अकाउंट्स में 100 भी मिल जाता है, कॉस्टिंग में 100 भी मिल जाता है, 90s, दे स्कोर 80s। तो 80 के हाउस पे मिलना एक्सीलेंट, मतलब यू आर परफेक्ट नॉलेजेबल पर्सन। सो ऑन इन एवरेज 60 to 80 मार्क्स के बीच गुड गुड, बहुत अच्छा, एक्सेप्टेबल है। सो आपका टारगेट वही 80s के आजू बाजू रखना चाहिए। इवन इफ यू कैन स्कोर 60, इस बार भी बच्चा को 60 मिला, 55 भी मिला, तो 60 भी मिलना बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है टैक्स में। कंसिडरिंग इज वेरी वेरी वास्ट और एकदम नया सब्जेक्ट है और पूरा इंडिया जिसके पीछे भागता है उसका नॉलेज आपके पास होगा, तो इतना कम समय में पॉसिबल भी नहीं होता है चैम्प बनने का। इसमें थ्योरी भी लिखना होता है, तो उतना थ्योरी तो अच्छा हो नहीं पाता आप लोगों का, बट दिस इज 60 to 80 के बीच लेकर आना है आप लोगों को। प्रेरणा का जो बेस्ट है 83 है। मैं तो हमेशा चाहूँगा हमारा बच्चा को 85 मिले, 80s के हाउस में 83 को बीट करे, क्योंकि हमारे लिए भी एक अच्छा है। तो मैं इस एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करूँगा कि किसी ना किसी बच्चा को 80s के हाउस में मार्क्स मिले और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसको बीट करके आगे चले, फिर नेक्स्ट टाइम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट 60 इज गुड मार्क्स, सो एनीथिंग अबव 60 लाइक 70 वगैरह मिले तो बहुत अच्छा है। तो जिनको रैंक वैंक का टारगेट लेके रखा है तो आप लोग 80 प्लस इसमें सोचेंगे। एडवांस अकाउंट्स कॉस्टिंग में तो 90 से नीचे बात ही नहीं करना है। आइए टैक्स, मैं अगर बोलूं, आपको बोलूं 10 लाख रुपया आपका इनकम है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रैक्टिकल।
आप एक साल में 10 लाख रुपया कमाए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 लाख थोड़ा कम है, चलो 15 लाख रुपया कमाए और मैं बोलूँ 30% टैक्स दे दो, 15 लाख पे 30% कितना, 4,50,000, तो आपके पास बचेगा कितना, 10,50,000। आप 15 लाख रुपए एक साल में कमाई किए और मोदी जी आके बोलेंगे भाइयों बहनों मेरे को 4.5 लाख रुपया दे दो, तो अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, ये बताओ। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। कोई देना चाहेगा टैक्स? नहीं देना चाहेगा। अरे कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, फिर भी मोदी जी तो लेते ही है, आप दिल से दो या डर के दो, लेते ही है। तो आप तो डैश डैश बोल दोगे मोदी जी को, आप डैश, आप बैठे रहते हो, आप विदेश भ्रमण करते हो और हम 365 डेज कमाई करते हो, आप हमसे टैक्स ले लेते हो। इतना ही नहीं, अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है ना, टैक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है और 10%। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार, विराट कोहली है, तो टैक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाता है, सरचार्ज बोलते हैं, 37%। सो टैक्स पे टैक्स लगते रहता है। लेकिन ये बात तो सही है, आप में से कोई भी नहीं चाहेगा टैक्स देना, बोलो भाई, और टैक्स देना भी चाहेगा तो कम टैक्स देना चाहेगा। 15 लाख रुपया पे 4.5 लाख दे ही देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास। जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, आज ही बोल देता हूँ, मैक्सिमम चोर क्लाइंट ही आएंगे। वो बोलेंगे सीए साहब टैक्स बचा दो, सीए साहब कुछ बंदोबस्त कर दो। सीए साहब तो चोर है नहीं, आप लोग चोरी डाका तो आप डाल, ये तो है ही नहीं, कुछ अलग ही आप तो बट मैनेज कर लेना कैसे भी हो। हम लोग क्या सीखेंगे, अपने क्लाइंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके टैक्स को कम करना, चोरी करना नहीं। कोई बोलेगा थोड़ा सा चोरी वोरी करना, नहीं, ये सब नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। हम लोग सीखे हैं प्लानिंग करना, प्लानिंग करके टैक्स कम करेंगे। सो ये टैक्स मोदी जी लेकर चले जाएंगे कितना, 4,50,000, डन। तो ये क्या है, एक मोदी जी फी लेवी करते, फी ऑन इनकम, आपके इनकम पे गवर्नमेंट फी लेवी करता है, उस फी को कहते हैं टैक्स। मैं कोचिंग देता हूं, आप लोग इसमें भी जीएसटी लगता है, आप लोग सुने हो, आपकी कोचिंग फी पे भी जीएसटी। हम किसी को सर्विस देते, सर्विस, तो वहां पे भी टैक्स लगता है, सर्विस देने पे भी टैक्स लगता है, जीएसटी। मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे भी टैक्स लगता है, प्रोडक्ट पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, और इनकम करने के बाद भी टैक्स लगता है। सो टैक्स आप इनकम करो उस पे भी लगेगा, सर्विस दो उस पे भी लगेगा, प्रोडक्ट बेचो उस पे भी लगेगा, हर एक जगह टैक्स लगता है। ये टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करता है। आपको तो गंदा ही लग रहा है ना कि टैक्स चार्ज कर रहा है, इतना पैसा लग रहा है, कोई अच्छा नहीं सोच रहा होगा। बट गवर्नमेंट का मजबूरी देखो, गवर्नमेंट का मजबूरी ये देखो, हम लोग जो बजट पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंसेस बजट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है 24-25 के लिए। ये एकदम टैक्स एकदम संसद से बन कर आता है, तो संसद से लेकर आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अभी तो 25-26 बजट आया है, वो आपके लिए नहीं है। जो बच्चे जनवरी 26 तक एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 24-25 वाला बजट काम में आएगा। इसलिए जो बच्चे जनवरी के लिए अटेम्प्ट ले रहे हैं ना, उनको तो टैक्स पास ही कर लेना चाहिए। जो बच्चा जनवरी एग्ज़ाम पे रुक जाता है ना टैक्स में, नेक्स्ट एग्ज़ाम मई में होता है ना, तो मई के पहले मार्च तो ख़त्म हो जाता है, पूरा इनकम टैक्स का ही बदल जाता है, बजट ही बदल जाता है। सो जनवरी वाले बैच के लिए बहुत सीरियस होता है टैक्स का पेपर, बिकॉज जनवरी तक तो 24-25 पढ़ेंगे, फिर मई के बाद 25-26 पढ़ने लगेंगे। पूरा जो चेंजेस आया ना, नया बजट पढ़ना पड़ता है, इसलिए ध्यान देना। तो बजट 24-25
जब फाइनेंस मिनिस्टर जी ने प्रेजेंट किया था तो उन्होंने ये दिखाया कि भारत को चलाने का खर्चा, क्या आपको आपके ऊपर एक साल में कितना खर्चा होता है आप लोग को पता है क्या? नहीं। आपके घर परिवार में एक साल में कितना खर्चा होता है पता है क्या? नहीं। लेकिन आज जो सब्जेक्ट पढ़ने आए हो देखो कितना आपको डेवलप करेगा। पूरा देश चलाने का खर्चा 24-25 का ये है, ये इन करोड़ पढ़ना, इन करोड़ कितना है बेटा? अरे अमाउंट तो देखो, 48,20,500 to 512 crore. This is the budgeted expenses of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत एक बहुत बड़ा देश है, देश को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। आपको चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए आप तो पता नहीं है, बट देश चलाने के लिए बजट है। तो वी कैन से 48 लाख करोड़, तो 48 लाख करोड़ रुपया चाहिए। अभी पूछा था टैक्स देना अच्छा लगता है तो आपने क्या बोला था? नहीं, अभी अच्छा लगेगा। तो देश चलाने के लिए कितना रुपया चाहिए? 8 लाख करोड़। और इसका मेन सोर्सेज 50% से ज्यादा टैक्स से आता है। किससे? टैक्स से, टैक्स के थ्रू ही आता है। टैक्स ना हो तो ये खर्चा नहीं होगा। ये खर्चा नहीं होगा तो फिर क्या होगा ये देखो, ये खर्चा नहीं हुआ तो हम लोग चाइनीज बोलने लगेंगे, चाइनीज। ये डिफेंस पे खर्चा होता है, डिफेंस पे 4,54,773 करोड़, 5 लाख करोड़। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो भारत सरकार डिफेंस पे खर्चा नहीं करेगा। नॉर्थ ईस्ट से सारे आर्मी चले जाएंगे, तो पहले चाइनीज लोग अरुणाचल को लेगा, उसके बाद नेक्स्ट असम, तो फिर हम लोग को चाइनीज वांगहू चिंगबुंग वो सब बोलना पड़ेगा, अब फिर से चाइना सीखना पड़ेगा। क्या आप चाहते हो हम लोग चाइनीज बने? नहीं। तो आप नहीं चाहते हो कि हम चाइनीज बने, हम भारतीय रहे, तो डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा कि नहीं? तो डिफेंस मजबूत करने के लिए खर्चा लगेगा कि नहीं? खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। अपने जुबा से कहे थे टैक्स नहीं देंगे, अब बोलो टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं चाहिए तो बोलो। अभी हम बोलते भारत से चलो बाहर चलो, चाइनीज आओ, हम लोग चाइनीज में स्टार्ट करें सीए करना। अरे बोलो भाई, क्या नहीं? चाइना नहीं बनना है? नहीं बनना है तो नहीं बनने के लिए डिफेंस स्ट्रांग करना पड़ेगा, तो डिफेंस के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। तो आप अब देखो, या तो टैक्स दे दो या चाइना बनो। क्या पता बांग्लादेशी आ जाए, वो तो आएगा तो काट काट के फेंक देंगे हम लोगों को, अभी होली बंद करवा देगा उन्हें। अरे डरा रहे भाई, तो टैक्स देगा कि नहीं देगा? क्यों देगा? डिफेंस स्ट्रांग करना है। पेंशन, पेंशन तो आप चाहते हो कि जो बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको तकलीफ हो, आप चाहोगे क्या? कभी बस में ट्रैवल करते हो आप लोग? बस में ट्रैवल कोई सीनियर सिटीजन मिलता है तो आप लोग क्या करते हो? उठ जाते हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन। मेरे साथ कौन बैठी है? भाई लोग। उसके बाद और कोई भाई तो बड़े नाजुक होता है, भाई लोग सोचता है समझता है कि मेरे साथ कौन दोस्त बैठा है तो टन से उठ के दे देंगे, और कोई बैठी है ना 4 बार सोचेंगे यार ये उसको बैठ, मतलब समझा क्या? तुम लोग समझ गया ना भाई? ठीक है, गौरव ज्यादा समझता है, बट बेटी लोग ठीक है, कोई सीनियर सिटीजन को देखते हो तो बैठ जा, जान पहचान हो चाहे ना हो, कोई मतलब रखता है क्या? नहीं। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ना, तो जो रिटायर्ड पर्सन है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी तो पैसा वैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न चाहते हो क्या? आप चाहते हो कि जो रिटायर्ड पर्सन है वो भूखे मरे, उनका पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, डैश 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 डैश, चाहते हो क्या? तो उनको भी पेंशन मिलना चाहिए ना। तो पेंशन का मोदी जी क्या नोट छापेंगे? हाँ, उनका बीजेपी का नोट छापने का मशीन है? नहीं है। तो फिर पैसा कहां से आएगा? टैक्स से। तो आप अगर टैक्स दोगे तभी तो मोदी जी
पेंशन देंगे, और फोटो में आएगा हमारी सरकार, बीजेपी सरकार, हम दे रहे पेंशन। अरे बुड़बक मत बनाओ, आप कहां से पेंशन दे रहे हो, ये हमारा पैसा है, हम टैक्स दे रहे हैं, ये सुनो। फोटो में आ जाता है हमारी सरकार ये दे दिया, हमारी सरकार ये, कांग्रेस आएगा कांग्रेस ये दिया, बीजेपी आएगा बीजेपी ये दिया, मूर्ख बनाते ये लोग। आपका पैसा है क्या मोदी जी, या कोई भी देश के प्राइम मिनिस्टर हो, फोटो खिंचा के रख लेते हैं, उसमें तो फोटो आप सबका आना चाहिए। इन देशवासियों का पैसा से पेंशन दे रहे हैं, और आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ये बात सुनेगा तो मेरा ट्यूशन बंद हो जाएगा, बट सच्चाई है, सच्चाई है। अरे क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के घर से पैसा आता है क्या, बीजेपी के घर से पैसा आता है क्या, कहां से पैसा आता है, हम सीखेंगे ना अभी। अब फोटो किसका आता है, टीवी फोड़ देने का मन करता है मेरे को, टीवी में आ जाता है हमारी सरकार ये दिया, हमारी सरकार ये दिया। 4-5 टीवी रहता तो हम फोड़ ही देते, एक ही टीवी दहेज में आया, अब उसको पड़ेगा, दूसरा खरीदना पड़ेगा। गुस्सा आता है मेरे को बहुत। क्यों? अपने हाथों से टैक्स बढ़ाते, हमें पता है किसका पैसा है, हमारा पैसा। देखो पहला दिन टैक्स पढ़ रहे हो और टीवी में जाके देखोगे पीएम सीएम बीजेपी कांग्रेस हमारा सरकार, क्या बोलूं, 2-4 टीवी रहता तो गुस्सा में फोड़ देते। पेंशन में खर्चा, सब्सिडी देखते रहो, सब्सिडी, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, पेट्रोल पे सब्सिडी, और बोलता हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, और हम दे रहे इतना। तू अब पॉकेट से दे रहे का ना, ये कहां से आ रहा है सब्सिडी वब्सिडी, पब्लिक टैक्स के रूप में सब्सिडी में इतना जाता है। फर्टिलाइजर, फूड, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए 5,900 करोड़ में बात करते ना, टैक्स में करोड़ में बात करना, छोटा छोटा बात मत करना। और जब संसद का बात करेगा तो संसद वाले लोग तो करोड़ पे, तो 5,900 नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे लगता है। बोल देता है कि फंड्स एलोकेटेड टू फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट 5,900 करोड़, दिस इज आवर गवर्नमेंट, वी हैव एलोकेटेड। अरे बाबा, इतना रुपया आप देखा है कि आपका है क्या कि आप ये कर दोगे, ये सब कहां से पैसा आता है, हमारे पैसा। तो आप चाहते हो नॉर्थ ईस्ट डेवलप्ड होना, यस। एजुकेशन, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्लास 10 तक फ्री एजुकेशन, फ्री खाना, फ्री स्कूल, फ्री कपड़ा, फ्री सब कुछ, हमारी सरकार। अरे ये तो आप लोग के बाबूजी का और हमारा पैसा है। अरे ये जो जीएसटी दे रहे हो ना आप, जो ट्यूशन फी में हुआ है, अब से कोई चिल्लाएगा तो जाके चिल्ला देगा झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, जेल में चले जाएंगे, तुम भी मैं भी, अलग बात है, बट झूठ बोल रहा है वो, सच्चाई ही कड़वा लगेगा। हमारी सरकार चिल्ला के बोला झूठा, ये हम देशवासियों का टैक्स है, जेल चले जाएंगे, क्या क्या मुकदमा लग जाएगा, बट सच्चाई तो यही है। ये संसद से आया है, मेरे घर से नहीं आया, डायरेक्ट फ्रॉम पार्लियामेंट, तो एक भी वर्ड झूठा नहीं है। अभी दिखाऊंगा ये सब पैसा कहां से आ रहा है। तो एजुकेशन, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो एजुकेशन को प्रमोट करने से आप जैसे वेल एजुकेटेड पर्सन्स आएंगे तो देश में बुराई कमेगा। हालांकि एजुकेटेड पर्सन तो और भी घपला करता है, वो तो पता ही है आप लोगों को, बट यही ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मेंटेलिटी तो होगा, अलग टाइप का चोरी करेंगे, चाइना से चोरी करके लेके आ जाना, इतना रुपया खर्चा करेंगे, ये पैसा कहां से आएगा। तो आप चाहोगे कि गांव-गांव के लोग, बाहर के लोग ना पढ़े, आप लोग ही पढ़ लिख लो उनको, तो समाज में रह सकोगे क्या? नहीं। एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर्स, अरे विदेश मंत्रालय इधर उधर जाते रहता है, अमेरिका गया, वो वो अपन पैसा से गया। हम तो अपने इतना टैक्स दिया, आज तक कभी फॉरेन जा नहीं सके, बट हमारे टैक्स का पैसा से वो लोग फॉरेन चला जाता है। तो ये सब पैसा भी कहां से आता है? अपने। तो फिर कभी मोदी जी या कोई मिनिस्टर बाहर जाए ना, खुशी मना लेना, जाओ हमारे बाबूजी के टैक्स का पैसा से, हमारा टैक्स का पैसा जा रहे, जाओ उसी को फोटो खींच के मन को शांति बना लेना। हाँ, लेकिन अच्छा पढ़ोगे लिखोगे ना तो बहुत जल्दी फॉरेन जाना शुरू कर दोगे, ध्यान रखना। हेल्थ हेल्थ हेल्थ, अरे स्वस्थ रहेगा इंडिया, हेल्दी इंडिया रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो हेल्थ पे, हेल्थ तो कितना इंपॉर्टेंट है उसे से भी पता चल गया था 2020 में।
ओके, सो हेल्थ पे इतना खर्चा किया जाएगा 89,287 करोड़। कहाँ से आएगा पैसा? टैक्स से। तो आपको पता है ना, इतने सारी जगह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे गरीबों को फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट मिलता है। आप फोटो लगा देता है पीएम सीएम लगाता है, तो भी वहां जाके एक बार खुशी का अपना भी फोटो लगा दे साइड में, आई पेड जीएसटी दिस मच, माई जीएसटी अमाउंट यूटिलाइज इन दिस हॉस्पिटल। एंड व्हाट अबाउट यू पीएम सीएम जी, हाउ मच टैक्स यू हैव पेड? नथिंग, हमको तो उतना पैसा नहीं मिलता है, एंड यू हैव फिटेड योर फोटो हियर। बट देख लेना इंटरेस्ट, भारत सरकार, ये पता है क्या मतलब, इतना लोन अभी का गवर्नमेंट, इतना लोन लोन पे इतना इंटरेस्ट है, पढ़ नहीं सकेंगे कितना बड़ा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। देखो तो 11,62,940, यानी आउट ऑफ कितना खर्चा था बेटा इंडिया का? 48 लाख करोड़ में 11th यानी 1/4 इंटरेस्ट पे जा रहा है। इतना कर्ज में डूबा है भारत, बताओ। और इधर फ्लाईओवर, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर, इधर उधर 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 सब बन रहा है पैसा लोन से। और लोन का इंटरेस्ट कहां से जा रहा है? हम लोग से। अरे पैसा हम लोग दे रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट वहां से जा रहा है। इंटरेस्ट का खर्चा बहुत है गवर्नमेंट का। रूरल डेवलपमेंट भैया, कोई गांवों में जाता है तो जाने का मन नहीं करता, वहां पे जाने का सड़क नहीं है अच्छी तरह से, तो ऐसे जाते तो ऐसे वैसे हिलते उलते जाते जाते तो गांव में बीमार ही हो जाते। और जाते हैं गर्मी में, पंखा चलाओ बिजली नहीं, एक तो सड़क नहीं रहता है गांव में, पहुंच गए बहुत बहुत गर्मी लगा, फैन चलाओ, बिजली नहीं। अरे प्यास लगा है, पानी, घर में पानी भी साफ नहीं है। तो रूरल एरिया तो डेवलप नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे बिपाशा नहीं है, बिजली, पानी, सड़क। तो गांव को डेवलपमेंट करने के लिए बिपाशा चाहिए, तो बिपाशा तो ऐसे नहीं जाती है ना, बहुत खर्चा करना पड़ता है बिपाशा। तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे खर्चा करना है कि हर एक गांव पे बिजली, पानी, सड़क। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हमारे आपके दादाजी का गांव है, हम वहां जाए? चाहते हो कि नहीं? बट जा नहीं सकते हो, क्यों? बिपाशा नहीं है वहां पे। तुम लोग को बिपाशा क्यों चाहिए? अरे बिपाशा नहीं है उधर, तुम लोग को बिजली पानी सड़क नहीं है, तो डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो गांव गांव पे सड़क, बिजली, पानी, बिपाशा पहुंचेगी और फोटो रहेगा डैश का, तो फिर वो पैसा किसका है? आपका है। तो आपको टैक्स देना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी, सोशल वेलफेयर, ये सब खर्चा है गवर्नमेंट का। 48 लाख करोड़। तो नहीं चाहिए, तो बस टैक्स का बिगिनिंग है, तो सुन लो, ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, दिस इज फ्रॉम संसद। आपको ना वो फील आ जाएगा टैक्स के प्रति, मतलब एक प्यार हो जाएगा। सो भारत सरकार का खर्चा कितना है? 48 लाख करोड़। अब ये 48 लाख करोड़ कहां से आएगा? कहां से आएगा ये भी तो देखना है ना। तो ये एक्सपेंडिचर बजट है भारत सरकार का। अब ये कहां से पैसा आएगा, वहीं से हमारा सब्जेक्ट शुरू होगा। ये 23-24 का बजट भी है। एक्चुअल उन्होंने सोचा था, बात थोड़ा कंजूसी कर दिया। ओके, ये बजट था 45 लाख करोड़ और 41 ही खर्चा हुआ ना, थोड़ा कंजूसी कर दिया ना। लास्ट ईयर नहीं, कौन सा था बेटा? नहीं, ये 23-24 ऑलमोस्ट आजू बाजू वो बजट के हिसाब से खर्चा हुआ। ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को, बट वो खर्चा तो बढ़ते जा रहा है। तो 48 लाख करोड़, और किस किस सेक्टर में जा रहा है ये देख लिया। अब ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा कहां से आएगा? कितना रुपया चाहिए भारत सरकार को? 48 लाख करोड़ चाहिए ना। 48 लाख करोड़, इसमें से ये देखो, टैक्स, मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो, इसी सब्जेक्ट से पूरा इंडिया चलता है।
ये नहीं है तो इंडिया चल ही नहीं पाएगा। आप जो उतर के बाहर फ्लाईओवर पे हुर करके उड़ा देते हो धूम फोड़, इधर चले जाते उधर, वो सब कुछ नहीं रहेगा। ये सब टैक्स के लिए ही रहता है। टैक्स से रेवेन्यू सोचे हैं 38 लाख करोड़, ठीक है ना बेटा। लेकिन इस टैक्स में क्या होता है ना, जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है, तो इसमें से ना स्टेट गवर्नमेंट को शेयर दे देना पड़ता है 12,47,000। तो टैक्स से कितना बचेगा गवर्नमेंट के पास 25,83,499 करोड़। तो एक बार 26 लाख करोड़। तो आपका बजट क्या था एक साल का खर्चा? 48 लाख। 48 लाख से 26 मोर देन 50% कहाँ से आता है बेटा? टैक्स से। तो सोचो, आप लोग से पहले मैं प्यार से पूछा था बेटा टैक्स देना चाहोगे, अच्छा लगता है? आपने सबने बोला था ना। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर बवाल हो जाएगा, देश ही नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे पैसा से ही, हमारे टैक्स के पैसा से ही देश चलता है। देश चलाने का 50% से ज़्यादा खर्चा टैक्स से रेवेन्यू है। ऐसे रेवेन्यू तो आएगा 38 लाख, उससे कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स हट गया। कस्टम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नाम सुना है? फाइनल्स में मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम सुना है आप लोग? इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम, वो फाइनल्स में। एक्साइज ड्यूटी तो हट रहा है, सर्विस टैक्स भी हट रहा है। ये जीएसटी, सो जीएसटी से 10 लाख दिख रहा है क्या बेटा? 10 लाख 1061 ये तो टैक्स से समझ लो 38,40,000, और उसमें से जीएसटी से स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देके 26 लाख। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट का कुछ इंटरेस्ट भी, गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, डिविडेंड, एक्सटर्नल ग्रांट, बाहर से ग्रांट। डोनाल्ड ट्रंप भी ग्रांट दे देता आजकल, चलो नहीं देना चाहता अलग बात है। सो कैपिटल रिसिप्ट इस तरह से 46,80,000 कितना खर्चा बताया था अपने देश का? तो 46,80,000 दिख रहा है, बाकी का डेफिसिट ही रहता है, बजट हमेशा डेफिसिट रहता है। सो ये कहानी है, और मेन यही है जिसके कारण आपको टैक्स सीखना है। हर एक लोग ये चाहते हैं कि हम कमाए तो बहुत, टैक्स नहीं दें, बट उन्हें पता नहीं कि वो टैक्स नहीं देंगे तो डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे काम नहीं होगा, एजुकेशन पे नहीं होगा, हेल्थ पे नहीं होगा, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो उनको टैक्स देना चाहिए। ये बात सिर्फ क्लासरूम तक रखना। अपने क्लाइंट को बोलोगे ना, कि क्लाइंट आके बोलेगा सीए साहब मेरे बहुत कमाया, थोड़ा टैक्स कम करो, उनको बोलेगा बैठिए, पानी पीजिए और सुनिए, पहला दिन से जो सीखे थे। तो आप बोलते रहोगे ना, वो बाजू वाले ऑफिस में चला जाएगा। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज लिमिटेड फॉर क्लास पर्पस, कि आपको इंटरेस्ट रहे। बट बाजार में जाके ये सब बात बोलोगे ना, तो उधर दीपन का, ओम का, प्रथम का ऑफिस से चले जाएगा, वो सीए मैम बहुत पचर पचर कर रही है, ये वो सिखा रही है, उधर चले जाते हैं। तो ये सब कहानी था टैक्स का। तो अब गवर्नमेंट टैक्स मारे तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा ना? ठीक ठाक, ठीक ठाक बोलो बेटा, ठीक ठाक मतलब कोई तकलीफ तो नहीं होगा? तकलीफ होगा तो फिर ये वाला शीट मेरे से मांग लेना। और ये आपका ज़िंदगी है, दिस इज़ योर फ्यूचर। नेक्स्ट ईयर से जब भी बजट आएगा, 1 फेब को बजट आता है, आप उस दिन सुबह से कुछ काम ही नहीं करोगे, टीवी खोल के या ऑफिस में लगा के सुनते रहोगे। बजट में जो अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, वही आपका फ्यूचर स्कोप रहता है। आप इमिडिएटली उसी दिन उसको एनालिसिस करके फिर अपने प्रोफेशन में यूज़ करते हो। तो ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है, ये आपके मरते दम तक, जब तक आप प्रोफेशन में हो तब तक हर एक साल 1 फेब को यही पढ़ोगे आप लोग, एवरी ईयर। तो आज पहला दिन है, तो आज से ही आप लोग देखना शुरू कर दिया। आज से जिंदगी में कभी भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन 1 फेब को ये नहीं देखोगे, फ्रॉम टुडे। सो दिस इज योर प्रोफेशनल लाइफ। और टैक्स करते समय हम लोग पूरा ऑफिस का ही बातचीत करेंगे। सो अब मैं आप लोग को पटा लिया, समझा लिया, माइंड सेटअप बना लिया कि टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करता है, देना चाहिए, नहीं तो फिर अब हम लोग चाइनीज़ बन जाएंगे।
क्योंकि देश चलाने के लिए कितना रुपया का खर्चा है, 48 लाख करोड़, उसमें से 26 लाख करोड़ तो टैक्स से ही आता है। इज इट ओके? ये सब आपको कुछ नहीं चाहिए। जब बजट आता है, जब मैं 2-3 क्लास के बाद ये सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, बजट्स में बजट स्पीच, बजट ग्लांस, एक्सपेंसेस, मेमो, सब कुछ, फाइनेंस बिल क्या होता है, एवरीथिंग यू विल एक बार पढ़ना है, याद नहीं करना है। इस फाइनेंस बिल में प्रपोजल कर देती है फाइनेंस मिनिस्टर, फिर डिस्कशन करके कुछ चेंजेस करके पास कर लेते हैं तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है, फिर प्रेसिडेंट जी साइन करते हैं ना, तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो वो सब बातें करेंगे, बट आप लोग का माइंड सेटअप में बना दिया कि टैक्स देना है। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे टैक्स का बेसिक्स से। अभी बुक्स वगैरह नहीं चाहिए, ये सब्जेक्ट बिल्कुल हमारे लिए नया है, तो पहला 4 क्लास में एकदम जो न्यू कमर्स, फ्रेशर्स रहता है ना, उनके हिसाब से बेसिक टर्म्स में समझाऊंगा, कॉपी में लिखाऊंगा, पूरा सिलेबस पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो कॉपी में लिखेंगे, कॉपी में आ जाओ। टेक्स्ट का भी 2 कॉपी बनाना आप लोग, एक कॉपी क्लास नोट्स के लिए, मेरे नोट्स के लिए, और एक क्वेश्चन आंसर्स के लिए, 2 कॉपी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं अपने कॉपी में, ये टैक्स क्या होता है सर? तो सुनो, टैक्स क्या होता है, एक लाइन सुनेंगे बेटा। टैक्स इज अ फी, एक फी है, लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट पे, आपके इनकम पे, या आपके सर्विस पे। तो यानी कोई भी इनकम किया, जैसे आपको पढ़ा के जो फी मिला उससे, जैसे अकाउंट्स जानते थे ना बेटा, पीएल अकाउंट जानते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट निकालते थे ना बिजनेस का, उसको प्रॉफिट बोलते। उस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं इनकम पे। एक्टिविटी मतलब मैं आपको कोचिंग करा रहा हूँ ना, आप लोग देखना, आप लोग को जो बिल मिला होगा ना उसमें GST, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना, उस पर भी टैक्स चाहिए, सर्विस पे। और कोई फैंसी बाजार से सामान खरीद लेना, तो प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो टैक्स एक फी है लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, किस पे? इनकम, सर्विस, क्योंकि हमारे यहाँ दिखता है सर्विस और प्रोडक्ट। बोलना बेटा, फर्स्ट पॉइंट, टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, नहीं इनकम, इनकम पे पहले बोलना, इनकम। और प्रेरणा में क्या मिलता है? सर्विस। और फैंसी बाजार में क्या मिलता है? प्रोडक्ट। बस यही है। ये सब आपको एग्जाम में काम नहीं आएगा, बट यहीं से शुरुआत होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इज इट ओके? टैक्स इज अ फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, सर्विस और प्रोडक्ट। ठीक है, इनकम मतलब क्लास 11 वाला फाइनल अकाउंट, पीएल, नेट प्रॉफिट। सर्विस मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और प्रोडक्ट मतलब अभी होली है, होली का सामान खरीदना, होली का ड्रेस खरीदना, होली का वो होता है ना पहनने का, एक राक्षस टाइप का वगैरह वगैरह, वो खरीद लेना, होली का एक भूतनी टाइप का एक होता है ना, वो पहन लेना, वो सब कलर, वो सब पे उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मीका की बोलती क्यों दिबो लागे ईमान टैक्स, क्यों लगो लागे? अब इधर भी पूछोगे कि क्यों टैक्स लेना चाहिए, क्यों टैक्स लेना चाहिए? यस, डिफेंस पे खर्चा करना है कि नहीं? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की नहीं? हेल्थ केयर मतलब स्वस्थ इंडिया, हेल्दी इंडिया चाहिए कि नहीं? और बिपाशा चाहिए कि नहीं? भाई लोग, बिपाशा चाहिए? तुम लोग कुछ गलत दिमाग वाले हो क्या? तो बिपाशा का मतलब ही तो बिजली परियोजना कि तुम और कौन बिपाशा सोच रहे हो? वो तो क्या लगेगी रिश्ते में, बताओ तो, वो थोड़ी ना बोलेंगे आपसे। बिपाशा चाहिए? हाँ चाहिए। तो बिपाशा कैसे आएगी? फ्री में आ जाएगी क्या? टैक्स से। एंड गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम, बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ,
घर घर पानी पहुंचाओ, सब अरे बहुत सारा है ना, तो वो सब वेलफेयर प्रोग्राम में सब आ जाता है। पीएम सीएम का फोटो। वेलफेयर प्रोग्राम के लिए पैसे कहां से आ रहे? टैक्स से। और टैक्स में प्रोग्राम में फोटो किसका आ जाता है? पीएम सीएम चाहे जिसका भी। तो अब आप लोग को जो जो बात में करता हूं ना, बाहर मत बोलना, बोलो तुम्हें भी फोड़ेगा और मेरा तो कोचिंग सेंटर में ऐसा रेड लिस्टेड कर देगा कि कभी फिर से चल नहीं पाएंगे। तो बाहर किसी से बात मत करना, यूट्यूब वाले लोग किसी को शेयर भी मत करना, और करने से भी कर देना, कोई बात नहीं, सच्चाई है, सच्चाई बोल के जेल चले जाएंगे। बट बात तो सही है, बात तो सही है। व्हाट इज टैक्स? फी लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, सर्विस, प्रोडक्ट। एक पॉइंट क्लियर? यस, फर्स्ट नोट बेसिक्स में पॉइंट 1, टैक्स इज अ फी levied by government on income, service or product. Yes, is it clear? एकदम ध्यान से सुनना। हाँ, अब इधर से अपना ना क्लास बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस। एक बात सुनो, टैक्स इनकम पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, प्रोडक्ट। अब सर्विस का बात करते क्योंकि हमारा आपका कनेक्शन सर्विस पे। आपने प्रेरणा में कोचिंग लिया, सर्विस लेने आए, उस पे जीएसटी लगा ना, 18% जीएसटी लगता है। सपोज आपका फी 10,000 है तो उस पे 18% टैक्स ले लेते हैं हम लोग। 10,000 तो लेंगे ही, प्लस 18% 11,800। तो ये टैक्स आप दे रहे हो, सानिया टैक्स दे रही है, सानिया के पॉकेट से जा रहा है। बट सानिया कस्टमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके टैक्स नहीं देती है। वो सर्विस में बोला गया है प्रेरणा को कि आप सर्विस देते हो, हाँ, आप अपने बच्चों से टैक्स कलेक्ट करो, करके गवर्नमेंट को दे दो। समझा बेटा? सर्विस पे। आप फैंसी बाजार से होली का सामान खरीदने जाओगे आजकल, भाई होली खेलना, रंग लगाना, ठंडाई मत पी लेना और भांग का लड्डू पेड़ा मत खा लेना भाई लोग। 7 दिन तक नशे में रहोगे। क्लास में मैं सीरियस बात करूंगा, हंसते रहोगे, मैं पूछूंगा हंसते रहोगे, तो 7 दिन तक नशा नहीं जाता है। पीने वाले दारू पी लेना एक दिन, नेक्स्ट डे नशा खत्म हो जाएगा, बट भांग मत पीना, समझे क्या? नहीं तो 7 दिन मेरा क्लास खराब। हंसते रहेंगे, सबको देखे वो क्या हो गया। मैं पूछूंगा टैक्स, आप कुछ और बोल दोगे, एडवांस अकाउंट। तो आप लोग को कोई ठंडाई पिलाए, फ्री में भी पिलाए, लड्डू पेड़ा खिलाए, मत खाना मत पीना, नहीं तो 7 दिन ट्यूशन मत आना। चलो हो गया। होली का सामान खरीदोगे, प्रोडक्ट, तो आप जो प्रोडक्ट खरीदोगे दुकानदार आपसे जीएसटी लेगा, तो टैक्स तो आप दे रहे हो, आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, आप शॉपकीपर को दे दोगे, शॉपकीपर जाके पे कर देगा। बट इनकम टैक्स, आरजी का जो इनकम पे टैक्स होता है, आरजी पे करता है डायरेक्ट टू गवर्नमेंट। आरजी, रमेश गुप्ता ने जो आपको पढ़ा के इनकम किया, अकाउंट्स में पढ़े हो ना, पीएल अकाउंट, वहां से जो प्रॉफिट हुआ उस पे जो टैक्स होता है मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके देता हूं। समझे क्या? यस यस, हाँ नहीं समझे? हाँ यस बोलो। ओके, तो समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। मैं इनकम किया, मैं अपने पॉकेट से डायरेक्ट मोदी जी को देकर आऊंगा, मिलेगी नहीं ऐसे ऑनलाइन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और निशांत बोलेगा हम आरजी सर को टैक्स नहीं देंगे, हम मोदी अंकल को टैक्स देंगे डायरेक्ट। ठेंगा, आपसे नहीं लेगा वो लोग, बोलेगा तुम कब जानते नहीं, अब तुम कौन हो, ऐसे अंजू पंजू लोग आ गए, आप आरजी के थ्रू आओ। सो सर्विस और प्रोडक्ट पे टैक्स देते हैं कस्टमर, बट ये लोग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स को देगा स्टूडेंट। आप बोलोगे डायरेक्ट मोदी अंकल और मामा जी को देंगे, मामा जी ठेंगा लो, हमें ना, आप किसको देंगे? पीटी को, और पीटी किसको देगा? गवर्नमेंट को। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स। सो टैक्स हमारे इंडिया में ये ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। टैक्स दो पार्ट, आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक क्या टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सो बेटा टैक्स तो तीन ही जगह लगता है, इनकम पे, सर्विस पे, प्रोडक्ट पे। इनकम पे जो इनकम करता है वो डायरेक्टली मोदी अंकल को टैक्स दे देता है, तो इसलिए उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो कमाई करेगा वही टैक्स भरेगा। आप लोग पढ़ लिख के सीए में बनोगे, अंबानी अदानी के पास काम करोगे और बड़े बड़े कंपनी पे वहां से सैलरी मिलेगा, वो आपका इनकम है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। आप अपने ऑफिस खोलेंगे, ऑफिस पे बहुत दिन दुगुनी चार चौगुनी पूरा बिल्डिंग ऑफिस बना लेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, टैक्स आप खुद देंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनकम पे जो टैक्स लगता है, किस पे? इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, या पर्सन भी बोलते। पर्सन, रमेश गुप्ता एक पर्सन है, वो कमाई किया वो टैक्स देगा। पार्टनरशिप एक पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म जो कमाई किया टैक्स देगा। कंपनी एक पर्सन है, कंपनी कमाई किया टैक्स देगा। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, किस पे? इनकम पे। और तीन ही जगह तो लगता है, इनकम, प्रोडक्ट, सर्विस। अब क्या बचा? सर्विस और प्रोडक्ट। सर्विस और प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तरुण बाबा के पॉकेट से जीएसटी निकलता है। डायरेक्ट मामा जी को और मोदी जी को दे के आते हो का? किसको देते हो? प्रेरणा को। और प्रेरणा डिपॉजिट, तो यहाँ पे जो सप्लाई करता है सर्विस गुड्स देता है वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट को देता है। तो ये जो ये प्रोडक्ट बेचा, जो ये सर्विस दिया, वो उसकी जिम्मेदारी है कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके दे, अपने पॉकेट से नहीं, कस्टमर के पॉकेट से, मिगाकी के पॉकेट से, आरती रानी के पॉकेट से, प्रथम बाबा के पॉकेट से। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। डन। सो इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब इसे समझ में आ गया, प्रोडक्ट सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसे टैक्स, और इनकम पे, पर्सन पे एक ही बात है, जो टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में एक ही डायरेक्ट टैक्स है जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से शुरू करने वाले हैं, इनकम टैक्स। एक ही टैक्स है, क्या? इनकम टैक्स। आरजी कमाएगा और सानिया को बोलेगा बेटी टैक्स मेरा वाला तुम दे दो ना। सानिया बोलेगी ऐसे कैसे होगा, फाउंडेशन में जीएसटी लिए, इंटर में लिए, अब हम नहीं देंगे। सानिया फोन ही उठाना छोड़ देगी, प्रेरणा टू उसका एड्रेस ही भूल जाएगी, ज्यादा फोन किया तो ब्लॉक कर देगी। ठीक है, वो कभी भी कस्टमर से नहीं लिया जाता है। जो इनकम किया वो टैक्स भरो, उसको बोलते इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ये मेरा बर्डन है, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड टू यू। बट जीएसटी, जीएसटी मेरा बर्डन है। मोदी जी ने बोला, मामा जी ने बोला, आप कोचिंग चलाते हो, हाँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, but you don't pay tax from your own pocket, you collect from students, collect from students। तो बर्डन शिफ्ट कर देना आपसे, कस्टमर देता है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टमर बियर करता है। कौन बेटा? तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, एक तो जीएसटी आपके सिलेबस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनकम टैक्स खत्म होने के बाद शुरू करेंगे। जीएसटी छोटा होता है और इनकम टैक्स बहुत वास्ट होता है। और कस्टम ड्यूटी जो आपके सिलेबस पे नहीं है, और भी छोटे छोटे इनडायरेक्ट टैक्स है। जिस दिन हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ेंगे उस दिन फिर से इस चैप्टर, इस टॉपिक को बुलाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग डायरेक्ट टैक्स का एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का दो है, दोनों ध्यान रखो, कस्टम और सॉरी जीएसटी एंड कस्टम। और कस्टम जाके कहां मिलेगा आप लोगों को? सीए फाइनल। तो एक बार आप लोग को इतना समझ में आया, टैक्स किस पे लगता है प्यारे प्यारे बच्चों? इनकम पे, प्रोडक्ट पे, सर्विस पे। इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कहते हैं।
प्रोडक्ट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी। इन दोनों का डिफरेंस हिटलिस्ट क्वेश्चन है। अभी तो 4 दिन में एग्जाम बातें नहीं करूंगा। हमारे प्यारे प्यारे फ्यूचर टैक्स कंसल्टेंट को ABCD सिखाऊंगा। उस ABCD में भी एक इंपॉर्टेंट आ गया, डिफरेंस बिटवीन DT एंड IDT, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आज हम लोग सलटा लेंगे। अभी 4, 5, 6 दिन तक तो मैं आपको सिलेबस भी नहीं दिखाने वाला हूं। बस आपके अंदर ना, आपके ब्लड के अंदर RBC WBC इनकम टैक्स घुसने दो। उसके बाद डॉक्टर बोलेगा ब्लड टेस्ट में RBC WBC इनकम टैक्स कहां से आ गया, तब बोलेंगे अब खून में आ गया टैक्स, फिर टैक्स पढ़ेंगे। यहां तक समझा सेकेंड पॉइंट। टैक्स में ना देखो, एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग में थोड़ा कम चिल्लाना है, टैक्स में तो एकदम आपको प्ले ग्रुप का बच्चा बन जाना। आप लोग मेरा अप्रोच भी देखना, मेरे में लगूंगा ही नहीं वही इंसान हूँ जो एडवांस अकाउंट तो सीरियसली पढ़ाया था। यहाँ हंसते खेलते नाचते घूमते थोड़ा डैश डैश मजाक करते, लेकिन आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। सेंसर्ड वे में मजाक करना, कुछ गंदगी मत बोल देना। ये आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि बेटी लोग है ना, नहीं रहता तो हम बोलेगा ऑल अलाउड। बेटा ये समझा क्या? मैं आप लोग को ये समझा रहा था 2 टैक्स, ठीक है। सो नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2, टैक्स 2 टाइप का होगा। डन बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन गया, डिफरेंस बिटवीन DT एंड IDT। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते, फिर वो लिख लेंगे। बेटा एक डिफरेंस तो पता चल गया, डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट और सर्विस पे। और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते आप पे, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट करते हैं। और एक बात बताओ, सच्ची बात, आज मार्च चल रहा है ना बेटा, 15 मार्च आने वाला है ना, ये साल खत्म हो जाएगा ना मार्च में, 31 मार्च खत्म हो जाएगा ना अभी। तो नियम है इनकम टैक्स में, कल परसों तक मिल जाएगा। इस साल में जो प्रेरणा ने इनकम किया है ना, अभी कर रहे हैं ना, अंदाज से टैक्स दे देना होता है एडवांस में। तो लास्ट डेट है 15 मार्च, कितना बेटा? 15 मार्च को लास्ट डेट है एडवांस टैक्स देने का। और GST देने का डेट होता है 20 मार्च, एवरी मंथ के 20 तारीख, नेक्स्ट मंथ के। जैसे कि अभी कौन सा मंथ चला? मार्च। इसके पहले कौन सा मंथ था? फरवरी। तो फरवरी में हम लोग बच्चों से जितना फी कलेक्ट किया ना, उसमें GST भी ले लिया ना बच्चों से, वो नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक। कब बेटा? 20 तारीख तक देना है। 20 तारीख को मेरे को GST जमा करना है। क्या बेटा? GST। कौन सा मंथ का GST? सर फरवरी में जितना बच्चों से लिए थे वो 20 मार्च, फिक्स डेट है एवरी मंथ का 20 तारीख। जब मैं 20 को GST पे करूंगा ना, मेरे को तकलीफ नहीं होता, थोड़ा भी तकलीफ एकदम नहीं होता। कितना देना है? इतना टन से दे दो। और जो 15 तारीख को देना है ना बेटा, तो 15 तारीख की याद में ना 14 को होली नहीं मनाएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे दुखी राम के साथ। बेटी बोलेगी पापा पिचकारी खरीदो, नहीं बेटी 15 तारीख को टैक्स देना है। फिर मेरी वाइफ चल गोरी बोलेगी अरे कलर खरीदिए, कलर नहीं, 15 तारीख को टैक्स देना है। अरे कुछ पकवान बनाएंगे, पनीर वनीर लाइए, ओ तुम क्या करती हो, टैक्स दे रहे 100 रुपया, माथा गर्म रहता और ज्यादा हल्ला मत करना, गुस्सा गुस्सा रहता फीलिंग्स। देखना 14 को तुम लोग ट्यूशन ही बच गए, 14 को आ जाते ना, 15 को आओगे ना,
देखना मैं कितना गुस्से मूड पे रहूंगा, तो होमवर्क करके आना। 15 को माथा गर्म रहता है मेरा, क्यों? टैक्स देना। और 20 को भी टैक्स देना होता है। उस समय तो पता भी नहीं था कब 20 आया कब गया, क्या डिफरेंस है भाई। 15 को भी टैक्स देना है, 13 से मेरा प्रेशर शुरू। अब 15 को कोई बच्चा होमवर्क नहीं है, उठाए खिड़की से बाहर फेंक दे, इतना गुस्सा आता है, चाहे कितना भी रहे। और 20 को टैक्स देना होता है, उधर फीलिंग से नहीं आता, कोई बात नहीं दे दिया, क्यों भाई क्यों? ओ समझ में आया, समझ में आया। 15 वाला टैक्स, इनकम टैक्स अपना पॉकेट से देता है गुप्ता जी, पॉकेट से। और 20 वाला इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो बच्चों से लेकर दे रहा है, समझे क्या? तो डायरेक्ट टैक्स बड़ा धीरे धीरे निकलता है, बड़ा तकलीफ से निकलता है, क्यों? कि खुद के पॉकेट से। और इनडायरेक्ट टैक्स तो पैसा उड़ाओ, पता भी नहीं चलता, क्यों भाई? दूसरे तो गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स लेने में तकलीफ होता होगा, सोचो तो। डायरेक्ट टैक्स लेने में तकलीफ होता होगा, यस और नो? क्यों? बोलो ना, आरजी के पॉकेट से जाता है। अरे डायरेक्टली बोलो ना भाई, किसके पॉकेट से जाता है? तो आरजी के पॉकेट से आरजी को पिंच होता है ना। और 20 तारीख वाला टैक्स जीएसटी दूसरे से किससे जाता है? अपने नाम बोलो ना, हमारे पॉकेट से जाता है, तो आप तो हमसे लेके दे रहे हो, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी है। समझ में आया बेटा? 2 समझ में आ गया, 5 हम लोग करना है, फिर लिखना है, फिर इनकम टैक्स शुरू कर लेंगे। 2 समझ में आ गया, रटना भी है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी का सिमिलर। और क्या था? डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर सकता है। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आरजी के पॉकेट, बात करो ना टैक्स में मेरी तरह, आरजी के पॉकेट से जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बड़ा आसान है, स्टूडेंट के पॉकेट से जाता है। डन। और क्या होता है ना बेटा, ये जो इनकम टैक्स होता है ना, 1 साल भर इनकम कर लो। जैसे आप लोग क्लास 11 पास है ना सब कोई? हाँ ठीक है, मतलब बिना एग्जाम दिए तो नहीं आया ना सर? तो 1 साल का इनकम तो पीएल बनाने के बाद निकलता है ना, बोलो भाई। तो इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इनकम करने के बाद देना होता है, इनकम करने के बाद 1 साल इनकम कर लो फिर टैक्स दो। लेकिन आपने जीएसटी पढ़ने के पहले दिया ना बाद में दिया बच्चों? बोलो बोलो, जो सच्चाई है। आपने कोई एडमिशन लिया था आज से पहले? अरे आज जो क्लास स्टार्ट हुआ, आज के पहले एडमिशन लिया था किसी ने? पैसा दिया था? तो वो जीएसटी कब दिया था? सर्विस लेने के पहले ना बाद में? पहले। इनकम टैक्स बाद में देते हैं, कब देते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स सर्विसेज लेने से पहले देते। कभी कभी गुड्स लेने के बाद भी लेते ना, दुकान से सामान खरीदा फिर देते, बट कभी कभी तो पहले भी दे देते। अरे आपका कोचिंग फी, अरे भाई कल कोई एडमिशन लिया था विनीत, तू कल लेके गया ना एडमिशन, उसमें टैक्स दिया ना? कल पढ़ा था क्या तू? कल पढ़ाई किया था क्या प्रेरणा में? तो फिर टैक्स कब दिया? कल दिया ना, पहले दिया ना? अरे बोलो ना भाई। हाँ यस। अरे भाई तुम, अरे बेगा की तुम भी तो टैक्स पहले दे दी। तो जीएसटी गुड सर्विस मिलने के पहले दे सकते, बट इनकम टैक्स तो बाद में। कितना हो गया बेटा? और एक करके फिर 2-4 बार रिपीट करेंगे, लिखाएंगे, फिर हम लोग इनकम टैक्स में कदम है। बहुत इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स, बस एक कदम दूर है। सुनो, ये समझ में आ गया क्या? और एक अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है बेटा, इस कोचिंग सेंटर में मोमो बेचने वाले के घर का बच्चा भी पढ़ने आ जाए तो भी 18% टैक्स लगेगा। कितना परसेंट? 18%। अंबानी अदानी का बच्चा भी पढ़ेगा, नहीं मैं आ गया तो भी 18%। ऐसे नहीं बोलेगा अंबानी के बच्चे तो ज्यादा टैक्स लेगा, ऐसा नहीं, ठीक है? और शाहरुख खान भी अपना बेटा को भेज दिया ना तो भी सेम टैक्स, सबके लिए टैक्स सेम है। ये कैलकुलेटर खरीदेंगे, अक्षय कुमार खरीदेगा ना तो भी इस पे वही टैक्स लगेगा, और एक रिक्शा वाला ठेला वाला भी अपने बेटा बेटी के लिए खरीदेगा तो भी वही टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स ना एकदम रिग्रेसिव है, सबके लिए सेम है। बट इनकम टैक्स में क्या होगा बेटा, हम लोग 3 दिन के बाद देखेंगे। आपका ना जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है ना, टैक्स का रेट बढ़ते जाता है। टैक्स का रेट 5% भी है, ठीक है, 20% भी है,
और 30% भी है। जितना रईस बनते जाओगे ना टैक्स भी उतना, तो स्लैब है, बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स सेम रहता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर है वो रिग्रेसिव नेचर सबके लिए सेम, बट इनकम टैक्स में आप अपने हाथों से कैलकुलेट करोगे, जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा, सबके लिए सेम नहीं रहेगा। तो ये चक्कर है आपका इनका इनडायरेक्ट टैक्स में। तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, जीएसटी में रखे हैं, लेकिन अभी अभी लिख लेंगे हम लोग 5 पॉइंट क्या क्या बना बेटा। ये नोट नंबर 2 ही चल रहा है ना बेटा। नोट नंबर 2 एक डायरेक्ट टैक्स और एक क्या टैक्स बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स 5 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, और इधर जीएसटी कस्टम ड्यूटी, और भी मिलेगा बट अभी के लिए इतना ही लिखते चलना मेरे साथ साथ। दूसरा क्या था बेटा, जो बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, burden cannot be shifted or burden shifted to customer, final customer। इनकम टैक्स का बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्टेड टू फाइनल कंज्यूमर। इज इट ओके? DT is paid after income is earned, paid after income is earned, paid before goods oblique services are received, paid after income is earned, paid before goods or services are received। किसका कलेक्शन टफ है? या डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन इज डिफिकल्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी है। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन डिफिकल्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव और ये रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में लिख देना फिक्स्ड है, और प्रोग्रेसिव में इंक्रीज होते रहता है। किसी को ये टर्म फर्स्ट टाइम मिला होगा। सो प्रोग्रेसिव में इंक्रीज, टैक्स इंक्रीज होते रहता है, और रिग्रेसिव मतलब फिक्स्ड ही रहेगा। डन। सो ये थ्योरी आप लोगों को एक बार फिर से मिलेगा जिस दिन हम लोग जीएसटी स्टार्ट करेंगे तब। आज तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो बेटा ये सेकंड पॉइंट भी खत्म होने जा रहा है। सिंस ये टैक्स का पेपर मेरे को याद कराना होता है, उसलिए एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट कर लो, फिर मैं नोट नंबर 3 में जाऊंगा। और कल से 1-2 दिन बाद मैं लॉटरी होता है यहाँ पे, 5 स्टूडेंट्स का नाम आएगा। जिन 5 स्टूडेंट का नाम आएगा उनसे मैं जितना पढ़ाया हूँ सब खड़ा करके पूछूंगा। तो आप लोग को सबको याद करना, डरना नहीं है, बिकॉज आप फेस टू फेस क्लास में हो। आपको समझाऊंगा भी मैं, प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, रटाऊंगा भी मैं, और भूलने नहीं दूंगा, उसका जिम्मेदारी भी मैं लूँगा। तो आप लोग से पूछा जाएगा, और नहीं सकोगे तो स्वीट स्वीट सा पनिशमेंट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब वैसा वाला नहीं, मतलब इंसल्ट वाला नहीं। ऐसे बोलेंगे 5 बार लिख लेना, 10 बार लिख लेना, कभी 50 बार लिख लेना, बस इतना स्वीट स्वीट सा प्यार मिलेगा। और नहीं, कभी 100 बार भी लिखने बोल दूंगा, बस इतने ही प्यार देंगे, और डांटने वाला नहीं। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट तो भी सीए कर रहे हो, बट मैं टैक्स में किसी को नहीं मानने वाला हूँ।
भगवान भी आ जाए तो उनको भी होमवर्क दूंगा, नहीं सके तो उनको भी पनिशमेंट दूंगा। एडवांस अकाउंट्स में भगवान आ जाए तो छोड़ देंगे आपको, कोई बात नहीं, बट टैक्स में नहीं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि टैक्स पूरा रट लो और ज़िंदगी भर याद रखो। टैक्स मतलब आरजी, वो जो रटाएगा कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए आज से रटना। और कल से लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको यहाँ बुलाएंगे और खड़ा करके पूरे समाज के सामने पूछेंगे, और कॉपी से ही पूछेंगे, आपका कॉपी खोल कर ही पूछेंगे, वही कॉपी ले लेंगे, देखो जो लिखा था वही। तो ये वाला मैं पूछने वाला हूँ, ये वाला, ये वाला। सो बताओ क्या डिफरेंस है बेटा? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी। वेरी गुड। और दूसरा क्या था? बर्डन कैनोट बी शिफ्टेड, और उधर शिफ्टेड। और डिफिकल्ट है डायरेक्ट टैक्स, वो इजी है, नॉट डिफिकल्ट। और क्या था? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज पेड आफ्टर इनकम इज अर्न, और इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बिफोर प्रोडक्ट सर्विसेज रिसीव, कभी कभी बाद में भी होता है। और डायरेक्ट टैक्स जितना अमीर बनोगे उतना ज़्यादा टैक्स दोगे, प्रोग्रेसिव वो रिग्रेसिव। इज इट ओके? तो ये वाला थ्योरी हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जब जीएसटी पढ़ेंगे तब। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनकम टैक्स। नोट नंबर कौन सा हो रहा है बेटा? 3। अभी आप लोग को बुक नहीं चाहिए? यस। इनकम टैक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स इज लेविड, किस पे इनकम टैक्स लेविड होगा बेटा? ऑन इनकम। पूरा एक सेंटेंस में सिलेबस आपको दिखेगा 4 दिन में। लेविड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। पेबल इन असेसमेंट ईयर, 2 ईयर का नाम मिलेगा। सो इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, बस यही है। इनकम टैक्स किस पे लेवी करते? इनकम। और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न किए हो, लाइक अभी जो मार्च खत्म होगा ना, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2024 2025, यही ना बेटा? इसी को ना टैक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। जो अकाउंटेंट्स होते हैं फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और टैक्स कंसल्टेंट क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में जो इनकम आपने किया है उस पे टैक्स लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। कब इनकम किया बेटा? प्रीवियस ईयर 24-25 में जो भी इनकम किया उस पे जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। क्या है बेटा इनकम टैक्स? लेविड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। सुनो, प्रीवियस ईयर ये 31 मार्च 25 को खत्म हो जाएगा ना बेटा? बोलो बेटा, बस कुछ ही दिन का बाकी, आज 11 मार्च है। यस, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च के बाद ही तो पता चलेगा ना इनकम, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। ये शुरू होता है 1 अप्रैल 25 से 26, यानी 24-25 का टैक्स कब देना है? 25-26, बस ये। तो ये तो सही बोला ना, 24-25 31 मार्च रात को 12 बजे तक नोट छापो। 31 मार्च 25 रात को नोट छापो, उसका हिसाब किताब करो। तो क्या रात को 12 बजे हिसाब किताब सक जाएगा करने? क्या सोएंगे नहीं क्या? तो थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं? तो खत्म होने के बाद टैक्स दे देना, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? तो टैक्स में 2 ईयर का नाम आएगा, एक इनकम, अभी 3 टर्म आप लोग को मिलेगा, और एक टैक्स, 4 टर्म। ये सिखाते सिखाते तो 4 दिन लग जाएगा और आपका पूरा सिलेबस ओवरव्यू मिल जाएगा। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, पेबल इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर नया कुछ नहीं है, जो आप 11 से बोलते थे ना, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, उसी का टैक्स में नाम है प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? ये छोटा वाला बोल दो, 24-25
और 24 25 के कब तक नोट छापेंगे आप लोग? 31 मार्च कब तक? 31 मार्च 25 कब तक? रात को 12 बजे तक। तो रात को 12 बजे टैक्स देने सकोगे क्या? नींद पे रहोगे तो फिर नेक्स्ट ईयर दे, अब तो साल खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एवरी प्रीवियस ईयर का एक असेसमेंट ईयर रहेगा। तो 24 25 प्रीवियस ईयर में नोट छापो और सरकार को दो 25 26 में। 25 26 जो बच्चा लोग नेक्स्ट ईयर मई में एग्जाम देगा उनका प्रीवियस ईयर 25 26 हो जाएगा। क्या बेटा? 25 26 वो लोग कब नोट छापेगा? 25 26 में नोट छापो, 26 27 में टैक्स दो। जो और एक साल बाद होगा 26 27 प्रीवियस ईयर नोट छापो, 27 28 में मोदी जी को टैक्स दे दो। डन। सो व्हाट इज इनकम टैक्स? एक लाइन में is levied on income earned in previous year payable in assessment year। तो देखो ये सब जो मैं आज बातें कर रहा हूं ना ये सब फिर से मिलने वाला है, तो एक एक टर्म भी मिलते जाएगा। अचानक मैं सिलेबस दिखा के पढ़ाऊं ना तो फिर आप लोग को उला लाला लगेगा, आपको फील भी नहीं होगा। मैं 4 दिन में टैक्स का सिलेबस का नाम सुना दूंगा और धीरे धीरे आगे काम करूंगा। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ सकते क्या? यस क्या था बेटा? क्या था बेटा? इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर पेबल इन असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर कुछ नया नहीं है। अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं। आपका प्रीवियस ईयर 24 25 और नोट छापेंगे 25 मार्च रात तक, 31 मार्च को 12 बजे, हाँ 12 बजे तक बोलना भूलना मत। और टैक्स कब देंगे? नेक्स्ट वाला ईयर पे। टैक्स देने का डेट भी है 31 जुलाई 25 तक दे सकते हैं, लिखना मत। मोदी जी बोलते हैं बेटा नोट छाप लो नोट छाप लो 31 मार्च 25 तक। कब तक? अब हिसाब किताब करना है। अप्रैल में टाइम है, मई में टाइम है, जून में टाइम है, जुलाई, 4 महीना जहाँ पे छोटे छोटे लोग को, और जहाँ पे सीए से ऑडिट करवाना है थोड़ा और टाइम लग जाता है 31 अक्टूबर तक का, जहाँ पे सीए घुस जाएगा। सीए क्या छोटी जगह में घुसता है क्या? आप लोग तो सीए बनने के बाद हमारे से छोटे से सेंटर में आना भी नहीं चाहोगे। आप लोग करोड़पति, एक अंबानी, एक अदानी, एक टाटा, एक महिंद्रा, एक बिरला, एक बजाज, एक उसके साथ रहोगे, इतने बड़े हो जाओगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 31 अक्टूबर टैक्स देने का 2 डेट होता है। छोटे छोटे लोगों का डेट याद रखना, अभी तो छोटे ही हो ना तुम लोग, तो अभी बने नहीं हो तब तक छोटे के साथ रहो, बाद में अंबानी अदानी के पास अक्टूबर में चले जाना। तो 24 25 में जो नोट छापेंगे ना उसका टैक्स मोदी जी तक पहुंच जाना चाहिए 31 जुलाई 25 तक असेसमेंट ईयर में। चलो अभी हटाओ ये, फिर से एक बार बोलो, अब लिखना शुरू करना पड़ेगा ना। Income tax is levied on income earned in previous year in assessment year. Note number 3. बेटा 12 बजने में 6 मिनट्स बाकी है, जल्दी करो, क्लास ही खत्म होने का टाइम आ गया, बात ही करते करते खत्म हो गया समय। Income tax is levied on income earned in previous year. Done. Tax is payable in assessment year. Okay. So लिख लिया बेटा? अब हो गया ना? डन। तो आप लोग ना प्रीवियस ईयर क्या होता है ये नहीं जानते तो सुन लो। प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप क्या छापते हो? नोट छापते। दैट्स इट। इट इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। इट इज, ये डेफिनेशन भी लिखने आता है एग्जाम पे, इस पे केस स्टडीज भी आते हैं एग्जाम पे। अभी हम लोग को वो सब बातें नहीं करना है, 4 दिन तो सिलेबस का नाम ही नहीं लेना। सो प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। हमारे लिए टैक्स का नियम तो हर एक साल चेंज होता है बेटा, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर एक ही रहेगा 24 25। और फिर जैसे अभी एक बजट आया ना 1 फरवरी,
उनका प्रीवियस ईयर अलग हो जाता है, तो उससे कोई भी नहीं, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स रहता है वो देखना पड़ता है। इसीलिए सीए लोग, टैक्स कंसल्टेंट 1 फ़रवरी को सबको छोड़ के आराम से टीवी देखते रहता है, सुनते रहता है और रात भर वो एनालिसिस करते रहता है, फिर नेक्स्ट डे से कंसल्टेंसी, फिर नोट छापने का मशीन बन जाता है। ठीक है बेटा, आप दुखी हो? नहीं, ठीक है। टैक्स देना दुखी हो? नहीं, बोलो बेटा। नहीं, ओके। सो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोट छापिंग इनकम इज अर्न। इज टैक्स पेबल इन प्रीवियस ईयर? नहीं, रात को 12 बजे तक तो नोट छापेंगे, उसके बाद तो पता चलेगा ना। डन। सो प्रीवियस ईयर हमेशा कितना तारीख से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। अकाउंटिंग है जनवरी वाला नहीं, अप्रैल से। और खत्म कब होता है? 31 मार्च। तो अप्रैल से मार्च तक कितना महीना होता है? 12। ये तो भी बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अब निशान दुखी क्यों है पता है? निशान बोलता है कि सर मैं अपना बिजनेस वैलेंटाइंस डे के दिन स्टार्ट किया, 14 फरवरी। मेरा उसके पहले कुछ बिजनेस ही नहीं था, तो हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से कैसा होगा? नहीं, तब 1 अप्रैल नहीं होगा। जब कोई नया बिजनेस होता है ना बेटा, तो नया बिजनेस भी होता है कि नहीं बेटा? कोई 1 जुलाई से स्टार्ट कर सकता है क्या अपना धंधा वंधा? बोलो भाई। तो फिर फर्स्ट प्रीवियस ईयर जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करेगा उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ये तू कब से अपना दुकान शुरू किया? 14 फरवरी। तो आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 14 फरवरी से 31 मार्च, ये 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स। यस। और फिर उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट यूनिफॉर्म। सो प्रीवियस ईयर के बारे में और एक बहुत बड़ा बात है जो अभी नहीं करेंगे, बट ये लाइटली वाला बात समझ में आ गया। इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच income is earned. It starts from 1 April ends on 31 March. न्यूली बिजनेस पे जिस दिन स्टार्ट किया, ठीक है। इस पे हम लोग ना कभी कभी 5 सिचुएशन है ना, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर में तो इनकम करोगे, लेकिन जब टैक्स देने का टाइम होगा तो आप बांग्लादेश भाग जाओगे, फिर इंडिया नहीं आओगे, तब तो आपको एयरपोर्ट में जाके पकड़ के टैक्स ले लेंगे, अब भी ले लेंगे, मार्च में ले लेंगे। ऐसे तो बोला है नोट छापो पीवाई में, टैक्स दो एवाई में, यही बोला ना, नोट छापो पीवाई में, टैक्स दो एवाई में। लेकिन ये नोट छाप छाप के 25 मार्च को बांग्लादेश भाग रहा है और स्टेट दुबई भाग रहा है, सॉरी हाँ इंसल्ट मत कर, दुबई भाग रहा है और स्टेटस क्या लगा है? बाय बाय लिविंग इंडिया परमानेंटली, कभी नहीं आऊंगा, हेलो फ्रेंड्स यू विजिट दुबई, कुछ ऐसा लिख दिया। और इनकम टैक्स ऑफिसर उसी दोस्त में, ये निशान इंडिया में करोड़ों रुपए कमाया, हाँ, वो स्टेटस में क्या लगाया? बाय बाय, नेवर सी यू अगेन इन इंडिया, आई विल नेवर कम बैक इन इंडिया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका दोस्त ही होगा, ऐसे बोलेगा, हाय निशान आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? आपसे एक बार मिलने आ जाएंगे, गले मिलने के लिए। ये बता दिया मुंबई एयरपोर्ट, पूरा टीम लेकर पहुंच जाएगा और ये तो सोचेगा कि दोस्त लोग मिलने आया, बुके उके देगा, पकड़ के उधर ले जाएगा साइड में। अरे क्या कर रहे हो, फ्लाइट है, अबे तू चल साइड में, अरे तू तो दोस्त है, आज ही पड़ा था, अरे तू चल साइड में। कभी तू इंडिया छोड़ के भाग रहा है? हाँ, जो कमाई किया उसका टैक्स बाद में देगा, बाद में नहीं, स्टेटस लगाया छोड़ के चला जा रहा है अभी दो, तो अब भी टैक्स दे लोगे 25 मार्च को। फिर ये क्या बोलेगा? आरजी के क्लास में तो आरजी बार बार चिल्ला रहा था नोट छापो पीवाई में, टैक्स दो एवाई में। तो निशान को तुम लोग बोलना, आरजी जब एक्सेप्शन पढ़ा रहा था तुम वॉशरूम चले गए थे ना, किसी का फोन आया था ना, बाहर निकल गए, उसी समय आरजी पढ़ाया था, उसने टैक्स के क्लास में नजर हटी, दुर्घटना घटी, कुछ भी मत करना टैक्स के क्लास में। देखो ये बंदा जब वो एक्सेप्शन में पढ़ाया तो ये चला गया वॉशरूम, या फोन आ गया और उसी पल में क्या पढ़ा दिया? एक्सेप्शन, और वो बेचारा फंस गया। सो टैक्स का क्लास में एकदम ऐसे बैठे रहना। चलो देखते हैं, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे ना आपको सर दर्द होगा, अभी आपको तो जस्ट खिलाना है बच्चों की तरह, होता है ना गोद में तुम बच्चों की तरह, ठीक है? इज इट ओके? या टैक्स में तो एकदम लोअर लेवल, एकदम लोअर लेवल, एकदम लोअर लेवल, हाँ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। अकाउंट्स में थोड़ा सोच सकते हो कि मैं भी सोच सकता हूँ कि आपको डेबिट क्रेडिट आता है, यहाँ तो कुछ नहीं आता। नोट नंबर 4 पीवाई, पीवाई इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर, फुल फॉर्म लिखना, प्रीवियस ईयर, इसके अंदर 4-5 नोट्स लिख लेते। प्रीवियस ईयर, इट इज अ फाइनेंशियल ईयर
in which income is earned. It is a financial year in which income is earned. It is a financial year in which income is earned. Full stop. Next line इसी में. PY starts from 1st April. PY starts from 1st April and ends on 31st March of next year. Ends on 31st March of next year. ठीक है. 31st अरे अप्रैल से शुरू के 31st मार्च से. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 3, इसको थोड़ा सा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना. 3 वाला. In case of newly set of business profession, first previous year starts from. In case of newly set of business or profession, first previous year starts from date of establishment. First previous year start from date of establishment and ends on next 31st March. Ends on next 31st March and ends on next 31st March. After that April to March. After that उसके बाद always April to March. So, and after that April to March. ये देखो previous year. तो अभी जो हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे वो क्या रहेगा बेटा? 1 अप्रैल 24 से, मतलब आपका सीए इंस्टीट्यूट कैसे सेट करता है, जब भी एग्ज़ाम होता है ना उसके पहले जो मार्च ख़त्म हुआ वही तक पूछता है. तो आपका एग्ज़ाम सितंबर में है किसी का, तो सितंबर के पहले मार्च कब ख़त्म हुआ? मार्च 31 मार्च 25. या जनवरी में 26 में किसी का एग्ज़ाम है, तो जनवरी 26 के पहले मार्च कब हुआ? 31 मार्च. इसीलिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चा मई में देता है, सितंबर में देता है, जनवरी में देता है, तीनों का एक ही रहता है टैक्स. मई 25 बैच जो अभी पढ़ाया हमने आपके सीनियर्स को, सितंबर 25 और जनवरी 26 एक ही रहता है. इसलिए जो जनवरी अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनको तो एकदम आर पार की लड़ाई होता है टैक्स में. नहीं तो पूरा एक्ट में जो चेंजेस आया, थोड़ा बहुत जो चेंजेस आया, सब कुछ चेंज करके करना पड़ता है. इसलिए आपके सीनियर्स जो पहले जनवरी में एग्ज़ाम दिए थे रुक गए, रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही उनके लिए पूरा अमेंडमेंट का शीट बनाकर यूट्यूब में वीडियो डाल दिए, और उन लोग फिर से टैक्स पढ़ेगा तो वो वीडियो देखकर अपने पुराना मैथ को अपडेट करके कर लेगा, क्योंकि वो पुराना वाला बुक से सब चेंज हो जाएगा ना, सब मतलब थोड़ा थोड़ा, तो वो थोड़ा तकलीफ है. इसलिए आप लोग ध्यान देना. चलो, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होके कब खत्म होगा बेटा? 31 मार्च 25. ठीक है ना? डन बेटा. नेक्स्ट प्रीवियस ईयर कब से होगा बेटा? फिर से एक बोल देना. 1 अप्रैल 25 से एक नया साल शुरू होगा, 31 मार्च 26. ठीक है, क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं. आप लोगों को समझ में आ गया क्या बेटा? ये सब समझ में आ गया? यस. और हर एक का नाम फाइनेंस एक्ट होता है. फाइनेंस एक्ट जब हम लोग किताब से जाएंगे बताएंगे. इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2024 लगेगा. 2024 फरवरी 24 में आया था, तो अप्रैल से मार्च. और अभी कुछ दिन पहले आया था ना, 1 फेब को अभी आया था ना बेटा, वो प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट 2025. तो क्योंकि साल शुरू होता है अप्रैल से, उसके पहले बजट वगैरह आ जाता है. तो अभी जो न्यूज़ में चल रहा है ना, वो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, वो आपके जूनियर्स देखेंगे फाइनेंस एक्ट 2025. इसलिए आप लोग को मन लगाकर
जल्दी जल्दी अच्छा से पास हो जाना है, फिर नहीं तो आप लोग को फिर वही एग्ज़ाम देने के लिए टैक्स में फिर से मेहनत करना पड़ता है। तो जो बच्चा लोग जनवरी के टर्म के लिए बहुत रिस्की होता है उनका, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाता है टैक्स में, लेकिन दुनिया चलते ही है, बट कोशिश करना है कि हम लोग अच्छा से निकाल लिए ग्रुप। इज इट ओके? सो रिलेवेंस यही है, अलग अलग फाइनेंस एक्ट और एग्ज़ाम होने के पहले तक का अमेंडमेंट्स भी जो चाहिए वो भी इंस्टीट्यूट बता देता है कि इस डेट तक का अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होगा, 6 मंथ्स बिफोर का अमेंडमेंट्स लगता है, तो वो सब भी टैक्स में चक्कर है। बट आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको सितंबर वाले सितंबर, जनवरी वाले जनवरी, और टैक्स में 60 70 80 कुछ लेकर मेरे को गिफ्ट देना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज, ये समझ में आया बेटा? इसके बाद एक स्पेशल एग्जाम्पल, फिर असेसमेंट ईयर, फिर इनकम का बात करेंगे, चलते रहेंगे। साइंस वाले भैया समझ में आ रहा है? यस, ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल है। इज इट ओके? जस्ट कॉपी दिस एग्जाम्पल। इज इट ओके? तो जो भी आपके क्लाइंट 24 25 में इनकम अर्न किए, उसी का ही कैलकुलेशन सीखेंगे आप लोग। टैक्स में हर एक साल नियम चेंज होता है, तो किसी एक साल का ही सीखना होता है, और हमेशा हर एक साल अपने आप को अपडेट करना होता है। बीइंग कंसल्टेंट आप करते रहोगे बेटा। ऑलवेज फाइनेंशियल ईयर दैट इज टैक्स का प्रीवियस स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, बट निशांत भाई ने 1 जुलाई 25 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 जुलाई 24 को स्टार्ट किया, तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्या होगा? फर्स्ट प्रीवियस ईयर तो इसी डेट से स्टार्ट होगा, तो क्या होगा बेटा? 1 जुलाई 24 से, इसके बाद जो इमीडिएटली मार्च दिखता है वही, दूसरा मार्च मत चले जाना, एकदम मुड़ मुड़ के जो बाजू वाली मार्च है उसी को उठा लेना, दूर वाले कुछ अच्छा भी लगे तो मत उठाना। बोलो बेटा। 31 मार्च। सेकेंड प्रीवियस ईयर बता दो बेटा, ये स्पेशल एग्जाम्पल है। ये तो खत्म हो गया मार्च तक, बोलो बोलो। 1 अप्रैल 25 टू 31 मार्च 26। इज इट कूल? तो ये मेरा जो नोट था ना, वो स्टार मार्क करने बोला था। न्यूली सेट अप बिजनेस प्रोफेशन, फर्स्ट प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और इमीडिएटली जो 31 मार्च दिखेगा ना, दैट इज द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है बेटा? इज इट कूल? कॉपी कर लो। 1 जुलाई 24 को स्टार्ट किया, एक कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं असेसमेंट ईयर पे। असेसमेंट ईयर तो और आसान है, उसमें तो पढ़ ही लिया था। उसके बाद जब इनकम आएंगे ना, तो 5 इनकम का ग्रुप है, वो करते करते बस उसके बाद टैक्स, उसके बाद तो बस यही है। कंफर्टेबल है सबको ही? ये सब ना सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, प्रॉपरली पढ़ेंगे। बस टैक्स का थोड़ा सा समझ लो। ये वाला कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल देखो बेटा। बेटा आपको, आप कितना तारीख को दुकान खोला था? निशान तो क्यों हो गया शांत? और 14 फेब 25 को। इसमें आप लोग फंसोगे, फंसोगे भाई, फंसोगे। पहला प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा ये तो सब बता देगा, 14 फेब। और खत्म कब होगा ठाकुर? 31 मार्च। जिसका दुकान है उससे पूछ लेता तुम लोग कौन होते हो? 25 26 मत बोल देना। डन एंड आफ्टर डेट यूनिफॉर्म। इज इट कूल? ये भी एग्जाम्पल लिख लो।
डन, यस। सो प्रीवियस ईयर का काम खत्म। प्रीवियस ईयर में हम लोग 5 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी आप लोग को थोड़ा भी सर दर्द नहीं देना, जस्ट एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ पूरा सब्जेक्ट का। आप लोग हाफ पेजेस छोड़ देंगे प्रीवियस ईयर के नीचे, कितना छोड़ देंगे? हाफ पेजेस। जब हम लोग अपना सिलेबस देखने के बाद पढ़ाई करेंगे तब उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का एक भाई था ना, कौन सा, क्या भाई का नाम था? असेसमेंट ईयर, एकदम परछाई के तरह। देखो तुम लोग का परछाई, हमारा परछाई हमारे साथ नहीं छोड़ता, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एक परछाई के तरह, हर एक प्रीवियस ईयर का शैडो को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या करते हैं हम लोग असेसमेंट ईयर पे? सर प्रीवियस ईयर में जो इनकम किए है ना, उसका हिसाब किताब, ऐसा एक हिसाब किताब जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, ITR बोलते हैं, जो पूरा आपका यही काम रहेगा, इसी से तो आप बहुत अमीर बनोगे। तो गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट, वो फॉर्मेट भर के गवर्नमेंट को दे देंगे, क्योंकि हम लोग तो हमारे अंदर तो चोर आत्मा भरा हुआ है, हम लोग कमाई करते ज़्यादा और टैक्स देते कम। हालांकि इतना सिखाया भारतीयता, इंसानियत, वो क्लासरूम के बाहर जाके फेंक दोगे, बोलेगे बहुत लेक्चरबाजी किया गुप्ता, फेंको इसको। बट गवर्नमेंट को भी पता है कि हम लोग, आप लोग सब चोर हैं, तो आप जो इनकम किए हो उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? रिटर्न। आप ऑफिस में जाके फिल करोगे, फाइलिंग करोगे, बट सब कुछ यहाँ सीख लोगे, डेट क्या है क्या नहीं। और इस रिटर्न पे बताना पड़ता है कि आप कहाँ कहाँ से इनकम किए, क्या टैक्स बना, टैक्स पेमेंट का डिटेल्स। वो सब काम क्या हम लोग 31 मार्च 25 को रात को 12 बजे कर पाएंगे क्या? नहीं, तो मार्च खत्म होने के बाद होगा। उसी साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में नोट छापिंग, असेसमेंट ईयर में कंप्लायंस करना है। क्या करना है? कंप्लायंस। क्या कंप्लायंस? कि सरकार को एक रिटर्न भर के देना है, इनकम ये सब किए और टैक्स जमा कर देना है, और सरकार के पास आपका हिसाब किताब, हिसाब किताब में दिखेगा निशांत बाबू का इनकम 10 लाख, टैक्स दिए, और साल में 4 बार फॉरेन घूमने जाते, साल में 4 बार फॉरेन घूमने, और 50 लाख का गाड़ी लेके, वो गाड़ी खरीदने से भी पता चल जाता है गवर्नमेंट को, सब पता है, हम लोग क्या करते हैं सब पता चलता है गवर्नमेंट को। पैन नंबर मांगता है ना, क्या है तेरा पैन नंबर, बोलता है ना, तो मत ऐसे मत बोलो ना, तुम्हें मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, पैन नंबर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हंसते भी हैं कि इंडिया में मैक्सिमम लोग 10 लाख रुपए अपना इनकम दिखाते हैं और वो इंसान 4 बार फॉरेन टूर करता है। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ इज पॉसिबल अर्निंग 10 lakhs per annum and going foreign trip for 4 times and running in motor vehicle of 50 lakhs. We can't understand how this इंसान is doing. ठीक है, तो फिर वो रेड वोड पड़ता है, सर्वे भी पड़ता है, तो ये आपको चिट्ठी देना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंप्लायंस करना, रिटर्न भरना। तो असेसमेंट ईयर में क्या करना था? नोट छापने का हिसाब किताब गवर्नमेंट को देते कि आपने जो सही दिया कि नहीं दिया। सो असेसमेंट ईयर में असेसमेंट इज डन बाय असेसिंग ऑफिसर, ऑल कंप्लायंसेस आर डन इन असेसमेंट ईयर। ठीक है, एवरी प्रीवियस ईयर इज हैविंग वन असेसमेंट ईयर। तो हमारा पीवाई क्या था? हमारा पीवाई 24-25, इसका एवाई क्या होगा? 25, और नेक्स्ट पीवाई और एक बनने वाला है ना अभी, 25, 26, 27। बड़ा अच्छा से टैक्स समझते हो, अभी तो मैं, मेरा और समझाना बाकी है। गुड, दिस इज गुड, समझ में आ गया? ओके, ऑल कंप्लायंसेस आर डन। बेटा अपन 24-25 में जो कमाई उमाई किए उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट तक पहुंचाना है ना, तो उसका भी एक तारीख है। जिनको इनकम टैक्स, जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनका डेट है 31 जुलाई 25, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। ये जो है ना मेरा, इसका स्टेटमेंट को बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। ऑनलाइन फाइल करना होता है, कब तक? 31 जुलाई। ठीक है, ये डेट, ये ना हमारा लास्ट चैप्टर में मिलेगा, रिटर्न फाइलिंग
का डेट वेट क्या है, किसको रिटर्न फाइल करना होता है, उसमें कुछ गजब गजब बात लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा बात लिखा है, तो वो सब पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। और छोटे छोटे लोग को, और जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनका 1 साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, कितना करोड़ से, करोड़ से ज़्यादा, वो लोग बड़े लोग होते हैं, वहाँ पे सीए आता है। सीए लोग करोड़पति से नीचे वाले से बात ही नहीं करते, टाइम ही नहीं है, ठीक है। आप लोग आज छोटे हो, देख के भी आप लोगों को लग रहा है कि बस जितना दिन इनका साथ है साथ है, जैसे सीए बने तो हम बोलते रह जाएंगे, इनके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपका टाइम किसके पास चला जाएगा, करोड़पति का। रियलिटी फैक्ट है, आपका दिल भी रहेगा फिर भी हमारे लिए समय नहीं रहेगा, सही बात है, दिल से चाहोगे आना, पर इतना घुल मिल जाओगे करोड़पति के साथ ना, हम जैसे गरीब के पास आने का टाइम नहीं। और यदि मेरा कोचिंग सेंटर का टर्नओवर 25 करोड़ हो जाएगा ना, तो दौड़ के आ जाओगे, तो दिल भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा। और जब तक मैं करोड़ से नीचे हूं ना सर, दिल तो बहुत है बट टाइम नहीं, क्योंकि हम तो दिल दे चुके सनम पैसा को। ओके, उपाय नहीं है, आप इतना मेहनत कर रहे हो तो करना ही पड़ेगा। जिनको सीए से ऑडिट करना है, तो सीए का ऑडिट में टाइम लगता है कि नहीं लगता है, बताओ, बोलो 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 भाई, अरे आप लोग सीए हो, बोलो ना, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और एक ही क्लाइंट है ना, बहुत रहेगा, तो फिर 31 अक्टूबर क्या बेटा 25 देन बेटा, जहां पे सीए, और सीए कहाँ चाहिए, एक बार के लिए जिस बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, और प्रोफेशन हम जैसे का टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा, प्रोफेशन में लाख से ज्यादा, और व्यापारी का 1 करोड़ से, वहां पे सीए कंपलसरी है, इनकम टैक्स का काम आपका हाथ नहीं, आप सीए से लेकर आओ। तो देखो इसी का ट्रेनिंग ले रहे हो आप लोग, जो आपके सिग्नेचर के बिना एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एंड द टुडे इज द वेरी फर्स्ट डे वी स्टार्टेड। सोचो ये पढ़ाई क्या आपको मान सम्मान देगा, मोदी जी भी सिग्नेचर कर दे तो फाड़ के फेंक दे, कोई वैल्यू नहीं है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि उनके पास सीए का डिग्री नहीं है। उनके पास क्या डिग्री है मेरे को पता नहीं है, बट सीए नहीं है वो पक्का, लेकिन आप साइन कर दो तो सीए ऑल वेल। ओके ओके ओके, क्या द पावर देने वाला ये सब्जेक्ट आपको, ये कोर्स आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा कि किसको किसको रिटर्न भरना है, कौन कौन सा तारीख को, तो अभी से थोड़ा थोड़ा सा सुन के रखो, ठीक है बेटा। असेसमेंट ईयर स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर, all compliances are done in assessment year, and the income tax return is to be filed on or before 31st July 25। नो टैक्स ऑडिट, जहां पे सीए का जरूरत नहीं है, और जहां पे टैक्स ऑडिट होगा तो अक्टूबर। इतना आप लोग को समझ में आ गया। इसको मैं फिर से भी पढ़ाना ही है, लेकिन बहुत अच्छा से लग आ जाएगा तो बाद में नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बट समझ में आ गया। एवरी प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर, अब इसको ऐसे समझ लो कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, टेस्ट लेने के बाद आप तो अपने हिसाब से राइट ही करोगे, तो क्या मैं सबको फुल मार्क्स दे दूं ना, चेक करो। हाँ, और कॉपी सबमिट करने का भी टाइम होता है, क्या एक हफ्ता बाद कॉपी देने से मारेंगे, अभी कॉपी दो, ये सुनो, तो आपको एक रिटर्न भरने का टाइम होता है, टेस्ट का कॉपी देने का टाइम होता है 1 घंटा, फिर मैं चेक करूंगा, तो आप जो कॉपी सबमिट किए वहां से लेकर चेक करके आपको देंगे, उसी को बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं, असेसमेंट, बस कुछ नहीं। तो हम लोग नोट छाप लिए, और नोट छाप के वो रिटर्न भरेंगे, चेक करेगा, टैक्स वैक्स देना है, उसी को बोलते हैं असेसमेंट। वो नेक्स्ट ईयर होता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ओके, सो नोट नंबर 5, assessment year start from 1st April every year. Assessment year starts from 1st April every year. After the end of previous year, after the end of previous year, and ends on 31st March of next year, and ends on 31st March of next year, ends on 31st March of next year, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ends on 31st March of next year, लिखा बेटा, next year for every previous year income tax return for every previous year
income tax return is filed with tax in AY, AY का मतलब समझ जाएगा ना बेटा, in AY, and assessment is also done, and assessment is also done in AY, assessment is also done in AY। assessment का मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर आपका वो कैलकुलेशन चेक करेगा, सबका तो चेक नहीं, उनका एक सॉफ्टवेयर है उसमें से रेंडमली सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में इतना लोगों का है वो तो चेक ही नहीं किया जा सकता है, तो जिसका आएगा चेक किया जाएगा, कुछ गलती होगा तो नोटिस दिया जाएगा, फिर वो कार्रवाई चलते रहेगा, उसको बोलते हैं असेसमेंट। जैसे आप कॉपी दे देते हो ना मेरे को, जो मैं जो चेक करता हूँ उसी को बोलते हैं असेसमेंट। तो आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरे हो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आईटीओ असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा, उसी को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं बेटा? असेसमेंट। सही है तो बोल देगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो गया, सब सही है, और कुछ गलती रहेगा तो प्रोसेस किया, ये गलती है, फिर चिट्ठी भेजेगा आपको, फिर वो ठीक करना पड़ता है, फिर वो चलते रहेगा आगे चलकर। टैक्स वैक्स कम दिया तो इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह लगेगा, तो इंटरेस्ट पेनल्टी सब आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पढ़ना है फाइनल्स में। आपको समझ में आ गया? कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर। कौन करता है बेटा? असेसिंग ऑफिसर। ऐसे अगर आप लोग याद रख पाओ तो अच्छा है, नहीं रख पाओ तो भी कोई बात नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का डेट 24-25 का इनकम टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाने का लास्ट डेट, जैसे एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट नहीं होता है बेटा, वैसे इनकम टैक्स का भी क्या है बेटा? लास्ट डेट। क्या डेट है? 31 जुलाई 25। नो टैक्स ऑडिट छोटे छोटे लोगों का, और जिनका टैक्स सीए से टैक्स ऑडिट करवाना है 31 अक्टूबर। इज इट ओके? समझ में आ गया? क्लियर? तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। प्रीवियस ईयर 24-25 का असेसमेंट ईयर 25-26 इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट 31 जुलाई 25। नो टैक्स ऑडिट, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनका कम है। समझा निशांत? यस, कोई प्रॉब्लम निशांत? आप किसके साथ जाओगे निशांत? सर सबके साथ रखना भाई, गरीबों का भी देखना सब क्लाइंट रखना। हाँ, छोटे लोग से असिस्टेंट बात करता है, बड़े लोग से निशांत सर बात करेंगे। 31 अक्टूबर तक सीए का जहाँ टैक्स ऑडिट चाहिए, रिटर्न भरने का 2 डेट से, ठीक है? क्या क्या डेट से बेटा? 31 जुलाई 25 जहाँ पे टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, और जहाँ टैक्स ऑडिट चाहिए 31 अक्टूबर। किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए बोल देता हूँ, लिखना मत। जिनका बिजनेस का सेल 1 साल का सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, या प्रोफेशनल्स 50 लाख से ज़्यादा, लिखना मत, याद भी नहीं करना, ये हेवी हो जाएगा, जब आएगा टॉपिक तब पढ़ लेंगे, तब उनको टैक्स ऑडिट करना है। डन? अदरवाइज प्रोफेशन, जैसे कोचिंग सेंटर है ना हम लोग, अगर हमारा 1 साल का टर्नओवर 50 लाख से कम होगा तो मेरे पास सीए का कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को टैक्स का नॉलेज है, मैं खुद ही काम करके रिटर्न फाइल करके टैक्स दे दूंगा, सीए का ऑडिट से ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे कोचिंग सेंटर का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, आप लोग के अच्छे रिजल्ट के कारण, आप लोग के प्रेयर के कारण, तो हमें हमारा काम किससे कराना पड़ता है? सीए से टैक्स ऑडिट करते हैं। और बिजनेस वाले का क्या था बेटा? 1 CR से नीचे नहीं, और 1 CR से ऊपर टैक्स ऑडिट। तो ये सब ना आप लोग को एक चैप्टर मिलेगा बिजनेस प्रोफेशन, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आज बस ओवर फ्यूचर में जो मिलने वाला है सुनते रहो। तो मैं आप लोग से ये याद नहीं रखना चाहता हूँ एक्सपेक्टेशन, बट ये वाला अगर आप याद रखो तो बहुत हेल्पफुल होगा, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं है। रिटर्न भरने का डेट 31 जुलाई 25 या 31 अक्टूबर 25। इज इट ओके? ये एक प्रीवियस है, और एक प्रीवियस से लिख देता हूँ,
फिर उसका असेसमेंट ईयर आप बताना, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म, फिर इनकम क्या होता है उस पर चलेगा चर्चा। एक नेक्स्ट प्रीवियस स्टार्ट होने ना अप्रैल से, क्या प्रीवियस ईयर है 26, बस इसका असेसमेंट ईयर बताना। वाह 26 27, क्या बता सकते हो इनको अपना ITR वगैरह इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा? 31 जुलाई 26, राइट है क्या? और आप बता सकते हो इनको अपना वो ऑडिट वाले को कब करना पड़ेगा? दैट्स ग्रेट, एग्जाम्पल 2 भी कॉपी कर लो, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा टैक्स समझ रहे हो आप लोग। प्रशांत तू भी है शांत, प्रशांत निशांत सब एक साथ बैठा है, शांत शांत लोग। रिजल्ट जिस दिन बचेगा ना उस दिन भूचाल पैदा कर देना, इतना अच्छा से पढ़ो, ठीक है ना? रहेंगे पूरा कोचिंग में शांत, और रिजल्ट के दिन पूरा बना देंगे, क्या बना देंगे बेटा? अशांत, मतलब रिजल्ट का सेलिब्रेशन, आई मीन टू से। दिस इज डन, ओके ओके। चलिए, तो आप लोग तो भूल ही गए होंगे इनकम टैक्स क्या है? लेविड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, पेबल इन असेसमेंट ईयर। ये पीवाई क्या होता है? पीवाई फाइनेंशियल ईयर इन विच नोट छापिंग इनकम इज अर्न स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। नया नया बिजनेस है, 14 फेब को बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट प्रीवियस ईयर 14 फेब 25 टू 31 March 25, and after that 1st April 25 to 31st March 26. What we do in assessment year? All compliances like इनकम टैक्स रिटर्न डालेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। क्या तारीख है? 31 जुलाई 25, और बड़े लोगों को 31 अक्टूबर 25। इज इट ओके? हमें जो प्रीवियस ईयर पढ़ना है वो ये है, ये प्रीवियस ईयर 24 25। इसके पहले भी एक प्रीवियस ईयर था, क्या आप बता सकते हो क्या होगा? एक बार डेट वाइज बताना। कभी कभी लगता है बट मेन तो आपका 24 25 23 31 मार्च 24। इसको ना प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोलते, प्रीवियस ईयर नहीं बोलते, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपका मेन तन मन धन सब जिंदगी सांसें यादें सब कुछ यही है, कौन? प्रीवियस ईयर 24 25। कभी कभी ना हमारी पढ़ाई पे पिछले साल का भी नाम का जिक्र किया जाएगा, तो पिछले वाले प्रीवियस ईयर को क्या नाम दिया जाता है? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 10 प्रीवियस ईयर का भी हिसाब किताब देखना पड़ता है कभी कभी, तो आपको देखना है। इज इट कूल? यस, वेरी गुड। कैन यू से मी द डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी? हाँ यस, हाँ यस। 2 दिन ऐसा जोश है तो ऐसे नहीं, पूरा पूरा टैक्स के क्लास में। बेटा समझ में आ रहा है? डरना नहीं है, टैक्स में याद कराना है। बोलो बेटा, डीटी आईडीटी का 5 डिफरेंस है। डीटी इनकम टैक्स, अरे चोरी देख के बोलिए बंद करो, चोरी। डीटी इनकम टैक्स, आईडीटी जीएसटी कस्टम हो गया। बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। और आरजी को किसमें तकलीफ, किसमें इजी? डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इजी। सर 14-15 तारीख को आपका क्या हाल होगा देखना, आप होली नहीं खेलोगे। इस बार स्टेटस लगा देना, यू नो व्हाई आरजी इज नॉट प्लेइंग होली, बिकॉज ही हैव टू पे टैक्स, but he is to enjoy on 20 because we pay tax. This is the difference between DT and IDT, difficult or easy. डायरेक्ट टैक्स इनकम अर्न करने के बाद असेसमेंट ईयर में दो, इनडायरेक्ट टैक्स कोचिंग पढ़ने से पहले दो। डायरेक्ट टैक्स ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऊपर जाते रहता है, प्रोग्रेसिव, ये रिग्रेसिव। इज इट ओके? और कुछ याद नहीं करना है। अब हमारा नोट नंबर कौन सा बेटा? 6। नोट नंबर 6।
यस, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे ना, ये इनकम पे हमारा पढ़ाई है, इनकम पे। नोट नंबर कौन सा बेटा? 6। सो आज का कोटा हम लोगों ने पूरा कर लिया, 12:30 हो गया, कल पढ़े छुट्टी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा पढ़ा के।